हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और इस सीरीज में हम लोग जो है वह 2021 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के सेशन के पहले सवाल को लेते हैं। आज के सेशन का हमारा जो पहला सवाल है वो है, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये क्वेश्चन ऑफ कंफर्मेशन है। क्या बाबू? क्वेश्चन ऑफ कंफर्मेशन। और क्वेश्चन ऑफ कंफर्मेशन जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, उसके बाद देयर है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये आपको पता है कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी के बाद हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, तो इसलिए ये हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा हम लोग अगर देखें तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ मेनी का जो कॉम्परेटिव डिग्री और मच का जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है वो मोर होता है। अब देखिए यहाँ पे मच तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम लोग किसी से ये तो नहीं पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो हम लोग ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा है, थोड़ा पैसा है। तो इस तरह से हम लोग किसी से पूछते हैं, कंफर्म होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट। क्या आपके पॉकेट में, क्या तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा है। मच मनी हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि हम लोग ऐसा किसी से नहीं पूछ सकते कि क्या तुम्हारे पास बहुत अधिक पैसा है, तुम्हारे पॉकेट में बहुत अधिक पैसा है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है विषम को चुनिए, जो सबसे अलग है उसको चुनना है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक सेंस के होते हैं, एक अर्थ के होते हैं और एक का अर्थ थोड़ा अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉक्स मतलब लोमड़ी, पिजन मतलब कबूतर, लियोपार्ड मतलब तेंदुआ और लायन मतलब शेर। ये तीनों के तीनों जानवर हैं, तीनों के तीनों एनिमल हैं और ये आपका क्या है, वर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तीनों के तीनों एनिमल हैं और ये वर्ड है तो स्वाभाविक है ये सबसे क्या होगा, ऑड होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिंग डैश इंक फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर है। क्या बाबू? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब होता है क्या, एक गिलास पानी लाओ। तो एक गिलास पानी लाओ, ऐसा हम लोग किसी को आदेश देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए शब्द है इंक पोट। तो इंक पोट का जो उच्चारण है वो वॉवेल के जैसा है, इंक पॉट, और इसका उच्चारण वॉवेल के जैसा होता है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए ब्रिंग एन इंक पोट फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए एक दवात लाओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, ही लिव्स इन अ 2 डैश हाउस। देखिए ही लिव्स सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का 5वां रूप। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना है कि हाउस के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हाउस क्या है बाबू, तो हाउस आपका क्या है, कॉमन नाउन है। हाउस आपका क्या है, कॉमन नाउन है। तो ही लिव्स हुआ रहता है इन ए 2 स्टोरीड बिल्डिंग का मतलब होता है मंजिला। स्टोरीड मतलब क्या होता है बाबू, मंजिला। ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है बाबू, एडजेक्टिव है कि वह 2 मंजिला मकान में रहता है, वह 2 मंजिला बिल्डिंग में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही स्पष्ट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जॉन और मैरी, देखिए 2 नाम है,
यहाँ जॉन और मैरी, ये दोनों के दोनों जो है वह और से जुड़े हैं, और क्या है, कंजंक्शन है। तो जब दो सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो वर्ब का चयन मोस्टली हम लोग बाद वाले के हिसाब से करते हैं। बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, मैरी। अब मैरी है तो मैरी किसी का नाम है, और नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है। तो हम लोगों को पता है कि हैज़, हैव और हैड, इन तीनों के बाद हम लोग वर्ब के तीसरे रूप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैरी किसी का नाम है इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा, तो यहाँ पर जो है वह हैज़ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी जॉन और मैरी हैज़ गोन टू कलकत्ता, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, प्रतीक रॉड स्ट्रेट डैश एरना। एरना का मतलब क्या होता है बाबू, युद्ध क्षेत्र। एरना का मतलब क्या होता है, युद्ध क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतीक जो है वह सीधा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया, एकदम घुड़सवारी करते हुए गया और सीधा प्रवेश कर गया। तो देखिए यहाँ पे जब कोई कहीं, मान लो कि ये युद्ध क्षेत्र है और यहाँ प्रतीक सीधा इंटर करता है इसकी सीमा रेखा को तोड़ते हुए, भीड़ को चीरते फाड़ते हुए, तो जब कोई कहीं किसी सीमा रेखा को तोड़ करके प्रवेश करता है तो वहां पर हम लोग जो है वह इनटू प्रीपोजिशन का क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनटू। एरना का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, क्या हो जाएगा, युद्ध क्षेत्र। इस प्रकार से हम लोगों को मोटे तौर पर दिमाग में रखना है कि अगर कहीं रूप परिवर्तन भी दर्शाना हो, रूप परिवर्तन को भी दर्शाना हो, तो उसके लिए भी हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इनटू का। कोई कहीं किसी सीमा रेखा को तोड़कर प्रवेश कर रहा है तो वहां पे भी हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इनटू का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविजन पर उपस्थित होकर के जो है वह चीज़ों को रखने का काम करता है, कंटेंट को डिलीवर करने का काम करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि रेडियो या टेलीविज़न पर लोग बोलता है, बैठ करके जो है वह डेमोस्ट्रेशन देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंकर। क्या बोलते हैं बाबू, एंकर। एंकर मतलब होता है वक्ता, जो एंकरिंग करने का काम करता हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप जरूर से इसे याद रखिएगा कि वो ऐसा व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविज़न पर बैठ करके कंटेंट डिलीवर करने का काम करता है, उसको हम लोग जो है वह एंकर बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ पहले वाला के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यह किसी एक व्यक्ति के गुण को बता रहा है, तो किसी एक व्यक्ति के गुण को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वह हमारा वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले प्लूरल वर्ब को हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उसकी जो ईमानदारी है, उसका जो विश्वसनीयता है वह अनक्वेश्चनेबल है, मतलब कह सकते हैं कि प्रश्नात्मक नहीं है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इज हो जाएगा। यानी उनकी ईमानदारी और वफादारी जो है वह प्रश्न चिन्ह लगाने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर। वह यहाँ होकर बहुत खुश है। प्रश्न क्या कहता है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ वाला शब्द, विपरीत अर्थ वाला शब्द ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ जो अंडरलाइंड वर्ड है हैप्पी, इसका एंटोनिम चुनना है। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश, और यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सैड। सैड का मतलब क्या होता है, दुख। देखिए यहाँ पे हैप्पी मतलब खुश और सैड का मतलब क्या हो जाएगा, दुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग।
अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। अब देखिए ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच में आप देखिए ये सिंपल पास्ट में है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी देखिए क्या है, ये WH क्वेश्चन है ना, ये WH क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राम है तो राम लिखेंगे और सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, और श्याम है तो क्या कर देंगे, श्याम। अब देखिए यहाँ जो कॉमा है, इस कॉमा के बदले अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH क्वेश्चन रहता है, तो उस WH क्वेश्चन को, WH वर्ड को हम जस का तस रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लिख देंगे। उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ करके डायरेक्ट सब्जेक्ट के पास जाएंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है, श्याम के लिए सब्जेक्टिव केस हम लोग जो है प्रोनाउन के रूप में लेंगे ही। क्या लेंगे बाबू? ही लेंगे, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज के जगह क्या हो जाएगा, वॉज, और रीडिंग है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। अब जरा मैच करके देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मिलता है। तो बिल्कुल हमारा जो पहला सवाल है वो मैच कर रहा है, माफ करें, पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही उच्चारित शब्द को चुनिए जिसका स्पेलिंग सही सही है। अब देखिए यहाँ पे शब्द जो दिख रहा है ये है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन जो शब्द है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, EXHIBITION। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। एग्जीबिशन मतलब क्या होता है बाबू, प्रदर्शनी, यानी किसी भी चीज का दिखावा हो, किसी भी चीज का प्रदर्शनी लगता है, कभी पुस्तक का या कभी हैंडलूम्स वगैरह का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीबिशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, EXHIBITION। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। देखिए यहाँ पे डिक्शनरी का स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश। और जो डिक्शनरी कंपोज करता है, जो डिक्शनरी बनाता है, उसको उसको हम लोग लैक्सिकोग्राफर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लैक्सिकोग्राफर, है ना। जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको हम लोग लैक्सिकोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्सिकोग्राफर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। आपको एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि आपको एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। देखिए यहाँ पे आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार, मैं एक नया कार खरीद लिया होता, फॉर हर उसके लिए, बट लेकिन इट डैश टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वुड लगा हुआ है जो कि पास्ट फॉर्म में है। तो जब एक क्लाउज आपका पास्ट फॉर्म में है तो दूसरा क्लाउज भी किस में होगा, पास्ट में। तो जो प्रेजेंट का आपका जो वर्ब है उसको हम लोग काट लेंगे, और इट थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ वर्ब क्या लग जाएगा, सिंगुलर। वॉज और वर्ब में सिंगुलर कौन होगा, वॉज होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। देखिए यहाँ पे एक शब्द है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप, यानी पैसिव केस है। अब देखिए कि ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण जो है हुआ उसके आंटी के द्वारा किया गया। तो देखिए एक फ्रेज होता है ब्रिंग अप, और ये ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग इन का मतलब होता है पूरा करना, ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, पूरा करना, ठीक है ना। और ब्रिंग बैक का मतलब होता है अतीत को याद दिलाना, अतीत को याद दिलाना,
इस तरह से हम लोग चीज़ों को याद रखेंगे तो कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। गलत सेंटेंस का चयन करना हम लोगों को। होली फॉल्स इन मार्च, होली मार्च में आता है, ये तो सही सेंटेंस है। डू यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, ये भी सही सेंटेंस है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है, यह भी सेंटेंस सही है। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, वी शॉ डियर्स, ये देखिए क्या है कि यहाँ पर जो शब्द होता है डियर, ये डियर जो है वह सिंगुलर भी होता है और ये क्या होता है प्लूरल की तरह भी ट्रीट करते हैं, तो उसमें यस नहीं लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग कहें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को इनकरेक्ट सेंटेंस का चयन करना है और ये तीनों के तीनों सेंटेंस क्या हैं, करेक्ट हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रामेटिकल इशू नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो। देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी इस तरह के प्रश्न को आपसे रूबरू करवाया है कि कीप क्वाइट, शांत रहो। यहाँ पे कह रहे हैं कि शांत रहो, वी डैश टू द रेडियो। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। तो देखिए स्वाभाविक है कि अगर हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, कोई हल्ला कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं शांत रहो। इसका मतलब यह है कि जिस समय हम रेडियो सुन रहे हैं उसी समय कोई हल्ला कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बोलने वक्त एक्शन जारी है। तो ये वाला जो क्लाउज होगा वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वी आर लिसनिंग। कीप क्वाइट, शांत रहो, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो का मतलब होता है कि हम लोग रेडियो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही उच्चारित शब्द है उसको चुनिए। देखिए यहाँ पे फर्दर का, माफ करें, एक फर्दर होता है। फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे, और एक होता है फार्दर। फार्दर का मतलब होता है दूर। इन दोनों को आप जरूर याद रखेंगे, बार बार ये पूछा जा रहा है आजकल, इसलिए इसको याद रखना बेहद क्या है, जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, चारों ऑप्शन को अगर हम गौर से देखें तो हमको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं ये फार्दर लिखना चाह रहा था कोई बच्चा और गलती से बार बार वो गलती कर रहा था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 फार्दर, FARTHER। फार्दर मतलब होता है क्या, दूर। अगर कोई डिस्टेंस में दूर हो तो उसके लिए हम लोग फार्दर शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स। उसने मेरा परिचय करवाया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस होगा ये आपको कमेंट करके बताना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सा टेंस होगा। अब आगे चलते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स। उसने मुझे परिचय करवाया अपने रिश्तेदारों से। तो जब कोई किसी के साथ होता है, जब जुड़ाव का बात हो, जब संबंध का बात हो, तो हम लोग विद प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। और जब जुदाई की बात हो तो वहां पर हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखिए उसने मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलवाया, यानी एक दूसरे का संबंध बनाया, एक दूसरे से परिचय करवाया, तो वहां पर विद का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलते हैं आगे। ही मेट हर मदर, शी वॉज ग्लैड। वह अपनी माँ से मिला और वह प्रसन्न था, यानी वह माँ से मिलकर के क्या है, प्रसन्न था। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे सी होगा, सी मेट हर मदर, वह अपनी माँ से मिली। सी वॉज ग्लैड, वह क्या थी, प्रसन्न थी। तो यानी वह माँ से मिलकर क्या थी, प्रसन्न थी। तो यहाँ पे जो है इस तरह के सेंटेंस को हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि सी वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न थी माँ से मिलकर, तो हम लोग लिख देंगे टू मीट हर मदर, अपनी माँ से मिलकर के। तो यहाँ पर हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को हम लोग जो है वह इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके जोड़ेंगे, और जोड़ते हैं और आसानी से जुड़ सकता है। देखिए यहाँ पे सी मीट हर मदर, वह अपनी माँ से मिली। सी वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न थी, यानी वह माँ से मिलकर प्रसन्न थी। तो सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यू डैश गिव अप स्मोकिंग। हम लोगों को पहले से पता है
कि गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। मैं बार बार इस तरह के चीज़ों को बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। और इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बुरी आदत को त्यागना या छोड़ना गिव अप कहलाता है, और गिव अप का सिनोनिम होता है सरेंडर, आपको याद रखना है। और यहाँ पर कहता है कि आपको धूम्रपान छोड़नी चाहिए। तो धूम्रपान तो कोई अच्छी चीज़ है नहीं, तो इसको निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए, अवश्य छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग का मतलब होता है कि आपको जो है वह धूम्रपान निश्चित रूप से छोड़ देनी चाहिए, अवश्य क्या करनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर। सक्सेस जो है वह कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। तो सक्सेस यानी सफलता कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। तो मोस्टली हम लोग डिपेंड के साथ जो है ना, डिपेंड ऑन या अपॉन का प्रयोग करते हैं। हम लोग दोनों का कर सकते हैं, डिपेंड ऑन या अपॉन। डिपेंड अपॉन समथिंग, अगर या हम किसी चीज़ पर निर्भर हैं या किसी व्यक्ति पर भी निर्भर हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जो है वह ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर, यानी सफलता कठिन परिश्रम पर क्या करती है? निर्भर करती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ही इज, माफ करें, ही डैश अ थीफ लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लास्ट है, तो लास्ट है अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब, तो वहाँ पे सेंटेंस आपका किस में होगा? सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए वर्ब का दूसरा रूप डायरेक्ट किस में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ही सॉ अ थीफ लास्ट नाइट, उसने बीती रात एक चोर को देखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ही हैज़ डैश द प्राइज। अब देखिए यहाँ पे क्या है? हैज़ के बाद मेन वर्ब का फॉर्म आना है। अब मेन वर्ब का फॉर्म आना है, यानी हैज़ या हैव हो, तो हैज़ या हैव हो तो उसके बाद हम लोग वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। और विन का जो हमारा तीसरा रूप होता है वो क्या होता है? वॉन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ही हैज़ वॉन द प्राइज, उसने पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सही विकल्प का चयन करना है। अब ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा। यू कैन वोट, तुम वोट दे सकते हो, ओनली व्हेन, केवल जब तुम, यू आर 18, तुम 18 के हो। निश्चित रूप से जब आप 18 के होंगे तभी आपको वोट देने का राइट मिलेगा। राइट टू वोट जो है वह 18 के बाद है। 18 आप पूरा कर लीजिए, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो हमारे हिसाब से पहला सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या है? सही है, यानी यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हो, ओनली व्हेन, केवल तब जब यू आर 18, जब आप 18 साल के हैं। ठीक है ना? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 18 से नीचे नहीं, आप 18 या 18 के बाद वोट दे सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश ही वेंट फॉर अ वॉक। देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ साथ या के साथ। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वो सर्वा। और एज यूजुअल का मतलब होता है पहले जैसा। और आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पर देखिए क्या है, वह घूमने जाता है, वह घूमना उसकी आदत है, तो जैसा डेली जाता है वैसा आज भी गया। तो जब कोई काम रेगुलर वे में हो रहा है, तो रेगुलर वे में हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग जो है, मान लीजिए कि कल भी आप कोचिंग गए, आज भी गए, कल भी जाएंगे, तो काम आप जो डेली एक रेगुलर वे में एक रूटीन बद्ध होकर के आप जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग एज यूजुअल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? एज यूजुअल। एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक, पहले जैसा ही वो आज भी क्या गया है? घूमने गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। डैश आई हैव नन, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फोर का प्रयोग हम लोग जो है यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में कर रहे हैं और कारण बताने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता, ये परिणाम है और यहाँ पे कारण है।
तो जब कारण बाद में हो और कारण को दर्शाने के लिए भी हम लोग कई दफ़ा फॉर का प्रयोग करते हैं कि आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। फॉर आई हैव नन मतलब मेरे पास नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूल्स डैश वी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। ऑल कॉस्ट का मतलब होता है, एट ऑल कॉस्ट का मतलब होता है किसी कीमत पर, किसी कीमत पर। अब देखिए जो रूल्स होते हैं, कोई भी रूल्स होता है, चाहे वो ट्रैफिक का रूल हो या कहीं किसी इंस्टीट्यूशन का रूल हो, तो रूल को तो निश्चित रूप से मानना चाहिए हम लोगों को। अब ये देखिए क्या है कि ये एक प्रकार का एडवाइस है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, तो चाहे आप एडवाइस समझें या इंस्ट्रक्शन समझें, तो एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस दोनों में से कोई हो तो एडवाइस के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एडवाइस और इंस्ट्रक्शन दोनों को दर्शाने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। अब देखिए ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। कुछ नहीं करना है गुरुजी, बस ध्यान देना है। एक्टिव पैसिव में एक चीज आपको समझना है कि चेंज ऑफ टेंस तो होगा नहीं, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा तो टेंस को पहचान लीजिए और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ आपको होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की समझ। बाकी पैसिव का कोई इशू नहीं है, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए जब चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा तो फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा, तो जो फ्यूचर में नहीं है उसको आप कट कर लें, ये फ्यूचर में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको एक चीज और समझ लेना है कि अगर आपका पैसिव में अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो वो ना ही इंट्रोगेटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, यानी टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मी है, यानी पैसिव केस का ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है। तो यानी ये जो है वह एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहा होगा, तो यानी जो हमारा सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट आई होगा। तो इस प्रकार से जो है वह हमारा डी नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ जो है वह ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, विल, आई विल, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना, नोट है तो नोट, आई विल नॉट, और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप होगा टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ये इसका सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब अगर हम किसी चीज के प्रति पहले से मन में नफरत या द्वेष का भाव बना करके रखे हुए हैं कि नहीं हमको फलाने व्यक्ति से नफरत ही करना है चाहे वो कुछ भी करे, तो दैट इज कॉल्ड प्रिजुडाइस। और रेशियल मतलब होता है नस्लभेद। रेशियल मतलब क्या होता है बाबू, नस्लभेद। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रिजुडाइस। हम लोगों को अपने देश को किसी भी प्रकार के नस्लभेद से क्या रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए। नस्लभेद नहीं होना चाहिए। ये हम लोग जो है वह एक प्रकार का सलाह दे रहे हैं, हम लोग एक प्रकार का जो है वह एडवाइस दे रहे हैं एक दूसरे को कि हम लोगों के देश में किसी प्रकार का नस्लभेद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी शुड। वी शुड कीप आवर कंट्री फ्री, हम लोगों को अपने देश को जो है वह मुक्त रखना चाहिए रेशियल प्रिजुडाइस यानी नस्लभेद वाले पूर्वाग्रह से। हम लोगों को अपने देश को क्या रखना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हैव यू डैश हिम। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका साफ साफ दिख रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये है क्वेश्चन ऑफ कंफर्मेशन, क्वेश्चन ऑफ कंफर्मेशन, ठीक है, यस नो क्वेश्चन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यस नो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से देखिए ये क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैज हैव के बाद वर्ब का क्या हो जाएगा, तीसरा रूप हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीन हो जाएगा। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू शिट देयर। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन चुनना है, ये इनडायरेक्ट में दिया गया है, आपको डायरेक्ट में चुनना है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही टोल्ड द बॉय, उसने लड़का से कहा नॉट टू सिट देयर, वहां मत बैठो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देयर है, देयर दूर सूचक शब्द है, तो इसका नजदीक सूचक शब्द क्या होगा, हेयर। चलो हेयर सब जगह है, नहीं यहाँ देयर है, तो इसको काट लीजिए, यानी एक ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा बात क्या है, साफ साफ यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ नॉट टू सिट देयर, वहां मत बैठो, यानी मनाही होगा। तो मनाही के लिए प्रोहिबिटिशन होगा, प्रोहिबिटिशन होगा। और प्रोहिबिटिशन मतलब क्या होता है, मनाही। और इसके लिए हम लोग डू नॉट प्लस वर्ब के पहले रूप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी डिड लगा हुआ, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी डिड लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास एकमात्र विकल्प बचता है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर है। लेकिन फिर भी हम इसको बना करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको बना करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ही सेड टू द बॉय, उसने लड़का से कहा, है ना। अब देखिए क्या कहा, डो नॉट सिट हेयर, यहां मत बैठो, यहां मत बैठो। अब देखिए इसको अगर हम देखेंगे तो इसको देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, जस का तस रहेगा ही, से टू बदल जाएगा टोल्ड में, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बॉय है, द बॉय, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो मनाही है तो उसके लिए लिखेंगे नॉट टू सिट हेयर, बदलेगा देयर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। यहाँ पे देखिए डू पहले है, यू सब्जेक्ट है, यानी यस नो क्वेश्चन है, और यस नो क्वेश्चन है, और ये टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब डू या डज लग गया तो वर्ब के पहले रूप का प्रयोग यहाँ पे होगा, मेन वर्ब के पहले रूप का प्रयोग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेन वर्ब का पहला रूप यही है। डू यू रिमेंबर फर्स्ट टीचर, योर फर्स्ट टीचर, क्या तुम अपने पहले शिक्षक को याद करते हो। तो यहाँ पर जो है इसका जवाब हम लोग यस या नो में देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन्ड वैकेंट। वैकेंट मतलब क्या होता है जी, खाली। वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, द सीट रिमेन्ड वैकेंट, सीट जो है वह खाली रह गया। और यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, चूज द करेक्ट मीनिंगफुल ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का जो है वह सिनोनिम चुनना है। करेक्ट मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम। तो अंडरलाइंड वर्ड क्या है, वेकेंट। वेकेंट मतलब खाली होता है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब भी क्या होता है, खाली होता है। एम्प्टी मतलब भी क्या होता है बाबू, खाली होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही इज अल्टरनेटिव डैश हिज ड्यूटी। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक। और अल्टरनेटिव के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन आपको चुनना है। तो ही इज अल्टरनेटिव टू हिज ड्यूटी का मतलब होता है वह अपने कर्तव्य को लेकर के वैकल्पिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, अल्टरनेटिव टू समथिंग। यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग लिख देते हैं, अल्टरनेटिव टू समथिंग। अगर किसी चीज को लेकर के आप अल्टरनेटिव हैं तो वहां पे टू प्रीपोजिशन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। When I finished my work, जब मैंने अपना काम समाप्त किया, I asked dash teacher। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम अपना काम समाप्त किए तो मैं अपना शिक्षक से ही पूछूंगा, दूसरे से नहीं पूछूंगा। यहाँ पे टीचर नाउन है, नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क, जब मैंने अपना काम समाप्त किया, आई आस्क्ड माई टीचर, मैंने अपने शिक्षक से पूछा। तो मैं काम समाप्त करके जो है वह उसके शिक्षक से तो नहीं पूछ सकता। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वैसे भी यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस होगा तो ये तो होगा नहीं, पहला विकल्प तो ऐसे ही गया। हर होगा नहीं, क्योंकि हर जगह आई का प्रयोग है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव ओनली एंड ओनली क्या होता है, माई। आगे चलते हैं। दोज आर प्रोबेबली द डैश
फ्यूचर इन द शोरूम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दा लगा हुआ है, दा के बाद क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री देखिए यहाँ पे हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे फैंसी है, और फैंसी का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, फैंसीएस्ट, फैंसियर, फैंसीएस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि माफ करें ऑप्शन नंबर बी, दा के बाद क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ये हम लोगों को पता है, तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान दीजिएगा, फैंसी का फैंसीएस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर, दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है। अब कॉजेटिव वर्ब है तो कॉजेटिव वर्ब में हम लोग वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव को बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो दे मेड हर साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी उन लोगों ने उससे एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। आपको बस ये याद रखना है कि कॉजेटिव वर्ब के बाद हम लोग वेयर इन्फिनिटिव का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। यानी अगर हम अगला ट्रेन पकड़े होते, पहले का ट्रेन पकड़े होते, तो हम लोगों को जो है वह शॉपिंग करने का क्या मिलता, चांस मिलता। हम लोगों को क्या मिलता बाबू, शॉपिंग करने का चांस मिलता। तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्वाभाविक है कि जब आप किसी चीज़ में आगे जाएंगे, तो जैसे आप कहीं खाने पीने में आगे बैठे तो आपको ज़्यादा चांस मिलेगा हर चीज़ खाने का, ठीक है ना। या कहीं दौड़ने में भी आप पहले निकले, या किसी चीज़ में आप अगर अर्लियर हैं, पहले हैं, तो आपको चांस अच्छा मिलने की क्या है, संभावना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, चांस। आगे चलते हैं। कहते हैं राधिका बाउट व्हाट शी वांटेड। अब देखिए राधिका खरीदी, राधिका बाउट, राधिका खरीदी व्हाट शी वांटेड, जो वह चाहती थी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग बनाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा। अब देखिए सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या रहता है बाबू, डिड रहता है, तो डिड को किए। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग इसका निगेटिव बनेगा, यानी डिड प्लस नॉट लगेगा। उसके बाद राधिका किसी लड़की का नाम है, तो किसी लड़की का नाम है, यानी इसके बदले जो है वह सब्जेक्ट जो है वह क्या होगा, क्वेश्चन टैग का सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिड नॉट सी। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डिड नॉट सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डिड नॉट सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही विकल्प को चुनना है। अब सही विकल्प कौन सा है देखिएगा यहाँ पे, विच केम फर्स्ट चिकन और एग, विच केम फर्स्ट ए चिकन और एन एग, विच केम फर्स्ट द चिकन और द एग। देखिए यहाँ पे एग भी कॉमन नाउन और चिकन भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। तो चिकन भी आपका जो है वह कॉमन नाउन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा कि दोनों परिस्थिति में हम लोग जो है वह क्या करेंगे, तो दोनों परिस्थिति में यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पैरेलल कंपैरिजन भी कर रहे हैं, एक तरह से चुन भी रहे हैं पैरेलल। तो पैरेलल कंपैरिजन में हम लोग जो है वह दा का प्रयोग करते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विच केम फर्स्ट, कौन पहले आया, चिकन और द एग, चिकन की एग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द फ्लैट काउट फायर, यानी फ्लैट ने आग पकड़ लिया। ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ड, सारे चीज जो है वह जल गए। फ्लैट ने आग पकड़ लिया और सारे चीज क्या हो गए बाबू, जल गए। तो फ्लैट ने आग पकड़ लिया इसलिए सारे चीज क्या हो गए, जल गए। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन है, इसको कंबाइन करना है, सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए इस तरह के सेंटेंस का कॉम्बिनेशन जो है एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। पहला देखिए, पहला विकल्प क्या है, द फ्लैट काउट फायर, फ्लैट ने आग पकड़ा, एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ड, सारे चीज जल गए। अब देखिए यहाँ पे ऑल द थिंग्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या लगाया, सिंगुलर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो होगा नहीं, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, द फ्लैट हैविंग काउट फायर, ऑल द थिंग्स वेयर वांट। अब ये सेंटेंस तो सही है, ऑल द थिंग्स वर वांट, सारे चीज जल गए।
अब देखिए यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर फ्लैट में आग लगा और आग लगकर सारी चीजों को जलाकर क्या कर दिया, राख कर दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करके बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे भी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वज लगा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि सारा चीज जल गया, द फ्लैट काउट फायर, फ्लैट आग पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर पहले आप जो है वह एज का प्रयोग जो है वह परिणाम के साथ ही कर दे रहे हैं, जिसका प्रयोग कारण के साथ होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही इज अ मैन ऑफ, देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है क्या, तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है बाबू, विद्वान व्यक्ति। और मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है, मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है उत्साही व्यक्ति। क्या होता है, उत्साही व्यक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है वह एक क्या है, विद्वान व्यक्ति है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। वी मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल का मतलब होता है हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, डैश आवर हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के दौरान। तो के दौरान, यहाँ पे देखिए क्या है, के दौरान के लिए जो है वह कौन सा आपका जो है वह प्रीपोजिशन यूज होता है, तो ड्यूरिंग। देखिए वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, अपने छुट्टियों के दौरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरिंग। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ पे जो आपके पास शब्द है वो है एक्विंटेंस। एक्विंटेंस का जो स्पेलिंग होता है वो ध्यान से देखेंगे, ACQUAINTANCE। एक्विंटेंस का मतलब होता है जान पहचान का या परिचित। क्या होता है, जान पहचान का या परिचित। और इसके साथ हम लोग जो है वह विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये भी ध्यान देना कि एक्विंटेंस के साथ जो है वह विद प्रीपोजिशन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इसका एक जल्द ही अलग वीडियो हम लेकर के आपके बीच आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूज द सिनोनिम ऑफ चेंज। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द। सिनोनिम इंटोनिम से भी दो सवाल रहते हैं परीक्षा में, उसका भी सेपरेट वीडियो बहुत जल्द हम आपके बीच लेकर आएंगे। अब देखिए चेंज का मतलब होता है क्या, बदलना या बदलाव। अब चेंज को हम लोग जो है वह कह सकते हैं अल्टर। अल्टर मतलब होता है बदलना किसी चीज को। अल्टर मतलब क्या होता है, किसी चीज को बदलना या परिवर्तित कर देना। और चेंज मतलब भी होता है किसी चीज को बदलना या परिवर्तित कर देना। इस प्रकार से क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी रिन्यू का मतलब होता है किसी चीज को नया करना, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, और रिव्यू का मतलब होता है पुनर्अवलोकन करना, किसी चीज को एक बार फिर से देखना किसी चीज को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का क्या कीजिए, चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वह कल भारत वापस आएगी। अब देखिए सी रिटर्न्ड, देखिए यहाँ पे टुमारो लगा है यानी फ्यूचर का कोई टाइम है, और उसके बाद सेंटेंस आपका पास्ट में दिया है, तो ये तो गलत है। अब देखिए सी हैज़ ऑलरेडी, हैज़ भी है, वर्ब का तीसरा रूप भी ऑलरेडी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें फ्यूचर का टाइम तो लगेगा नहीं। और देखिए यहाँ पे क्या है, हैड लगा हुआ यानी पास्ट का है, और यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब क्या फ्यूचर का, तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वह कल भारत वापस लौटेगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए क्या खराब है, तो स्मोकिंग, धूम्रपान। यहाँ पे सब्जेक्ट का भाव है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होगा। अब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होगा, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव या जिरंड का प्रयोग हम लोग करेंगे। इन्फिनेटिव या जिरंड का प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव या जिरंड। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग जो है इन्फिनेटिव विद टू,
अब इन्फिनेटिव विद टू ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग जिरेंड का प्रयोग करेंगे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ का मतलब होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, बुरा है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इंपॉर्टेंट का जो उच्चारण होता है वह क्या है, वॉवेल के जैसा होता है। तो इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का क्या करेंगे, चयन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल आपको चुनना है। तो होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का मतलब होता है होली एक महत्वपूर्ण क्या है, त्योहार है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है और यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है वो है एक्चुअल। एक्चुअल का जो राइट स्पेलिंग होगा वो होगा ACTUAL। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल मतलब होता है वास्तव, है ना, और एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में, है ना, सच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूलूंगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको पैसिव चुनना है। तो पैसिव चुनना है तो ये आपका सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, आपका मेन वर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो पैसिव बनाने के लिए अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस एक्सपीरियंस है, इसको आप आगे कीजिए। देखिए यहाँ पे सभी में दिस एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विल है, तो सभी में विल ही होना चाहिए, बाकी किसी में विल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉइस में कभी भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। चेंज ऑफ मतलब जो है वह टेंस कभी भी अकर नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन। बाय मी लिखने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन हु डाइज फॉर ए नोबेल काउज इज अ। देखिए जो किसी आदर्श कारण के लिए, श्रेष्ठ कारण के लिए आदर्श या श्रेष्ठ होता है, इसका मतलब क्या होता है बाबू, आदर्श या श्रेष्ठ। अब जो कोई आदर्श कारण के लिए या श्रेष्ठ कारण के लिए मर जाता है, तो जो कोई आदर्श कारण या श्रेष्ठ कारण के लिए मरता है उसको हम लोग शहीद का दर्जा देते हैं। जैसे कोई अगर देश के लिए लड़ते लड़ते मर गया तो उसको हम लोग शहीद कहेंगे। तो कोई आदर्श कारण के लिए मरता है तो उसको हम लोग मार्टर बोलते हैं। मार्टर का मतलब होता है शहीद। अपने देश की रक्षा के लिए, वतन की रक्षा के लिए अगर कोई मर जाता है तो ये इससे बड़ा आदर्श कारण और क्या हो सकता है। पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त। देश की भक्ति करने वाला क्या है, देशभक्त कहलाता है। मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े का सैनिक। मर्सिनरी मतलब क्या होता है, भाड़े का सैनिक। और रॉबर मतलब क्या होता है, डाकू। रॉबर मतलब क्या होता है बाबू, डाकू। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलो। द सिनोनिम ऑफ शो, SHOW। शो का मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना या प्रदर्शित करना। अब देखिए एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। साइलेंट का मतलब होता है खामोश। और एग्जिबिट का मतलब भी होता है दिखाना या प्रदर्शित करना, और इसी से शब्द बना है एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, डी, यानी एग्जिबिट मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। दिखाना या प्रदर्शित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है बाय हुम वाज द वर्ड किल्ड। अब देखिए बाय हुम वाज द वर्ड किल्ड, यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका पैसिव में है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक्टिव में बनाना है। तो देखिए क्लू हम लोगों को पकड़ना है। अगर बाय हुम से कोई पैसिव हो तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो एक्टिव होगा वो हु से शुरू होगा। तो वहाँ पे एक्टिव हु से शुरू होगा, तो ये वाला तो हु से शुरू है नहीं, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पैसिव में वाज वर्ब लगा हुआ है। तो पैसिव में वाज वर्ब लगा हुआ है तो दूसरा क्लू पकड़िए कि अगर पैसिव में वाज वर्ब लगा हुआ तो सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पर ये आपका जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये तो होगा नहीं। ये देखिए आपका ये तो कोई पैटर्न पे ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु किल्ड द बर्ड, पक्षी को किसने मारा, तो इसको हम लोग बना सकते हैं बाय हुम वाज द बर्ड
किल्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप ऑप्शन को छाटेंगे तो कभी कोई गलती होगी ही नहीं। और परीक्षा में 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे आपको जो इसको कि आप लोग बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, छाट सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अलग कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, है ना, या स्वाभाविक कह सकते हैं। तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा? सही विकल्प का आप चयन कीजिए। तो नेचुरल मतलब होता है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया चीज है ना। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, जिसको इंसान ने बनाया है, मेड बाय मैन। इसको हम लोग कह सकते हैं मेड बाय मैन, है ना, मेड बाय मैन, जिसको आदमी ने बनाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आवर पाथ इज बी सेट। यहां पे देखिए क्या है, यहां पे विसेट एक साथ होना चाहिए, डैश डिफिकल्टीज। अब देखिए यहां पे क्या है कि हमारा जो रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा पड़ा है। तो कठिनाई हमारे साथ है। तो फिर से देखिए क्या है कि कठिनाई हमारे साथ है तो के साथ है, तो वहां पे विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और विसेट विद का मतलब होता है शुरुआत होना, है ना, या भरा रहना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आवर पाथ इज विसेट विद डिफिकल्टीज का मतलब होता है हमारे जो रास्ते हैं वो कठिनाइयों से भरे हैं, हमारे रास्ते कठिनाइयों से ही शुरू होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। अब देखिए यहाँ पे आई डैश यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में वर्ब होगा, ठीक है। अब वर्ब होगा तो ADVIC एडवाइस, ये वर्ब फॉर्म है नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है तो ये भी होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप किसी को सावधानी से किताब पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो ये आप उसको बता नहीं रहे हैं, ये आप उसको सलाह दे रहे हैं कि किताब जो है वह सावधानी से पढ़ो। तो जब कभी भी आप सलाह देते हैं तो सलाह देने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये पता है कि आपको सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर सलाह देना का जो अंग्रेजी होता है एडवाइज। एडवाइज मतलब होता है सलाह देना। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आई एडवाइज यू, मैं तुमको या आपको सलाह देता हूं टू रीड द बुक, किताब पढ़ने की, केयरफुली मतलब सावधानी से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए क्या है, कंडीशनल है। आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और कंडीशनल सेंटेंस में देखिए क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले कोई ना कोई जो है वह कंजंक्शन या कोई ना कोई जो है वह ऐसा क्लू रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि मैं गा सकता था मैं गा दिया होता। तो यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से क्या लगेगा? इफ लगेगा। इफ आई कुड सिंग, यदि या अगर मैं गाता या गा सकता था, आई वुड हैव संग, मैं गा दिया होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। विकल्प का प्रयोग हम लोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में कारण और परिणाम को दर्शाने के लिए, तो ये होगा नहीं। टिल और अंटिल का प्रयोग हम लोग जो है हुआ जब कोई काम किसी काम से बंधा हो तो वहां पर करते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। कहता किस कविता में कवि जो है एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग, अपना जो है वह दुखड़ा सुना रहे हैं, फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर स्त्री के लिए। कौन सी कविता है जिसमें कवि एक सुंदर स्त्री के लिए अपना दुखड़ा सुना रहे हैं? तो देखिए क्या है, एक पोएम है जिसका नाम है एन एपिटैफ। और एन एपिटैफ जो है वह वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई है, वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा। और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इनको चिल्ड्रेंस पोएट भी कहा जाता है, चिल्ड्रेंस पोएट। इनकी एक रचना है पीकॉक पाई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। चिल्ड्रेंस पोएट कौन है? वॉल्टर डिलामेयर। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, PECOCK, पीकॉक पाई। पीकॉक पाई इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और उसके बाद एक और भी रचना इनकी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये भी इनकी जो है वह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसलिए आप इन दोनों को याद रखिएगा
कि पीकॉक पाई और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन जो है वह किन की रचना है, वाल्टर डिलामेर की। वाल्टर डिलामेर को किस पोएट के रूप में जाना जाता है, चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में। और एन एपिटैफ जो पोएम है वो किसने लिखा, वाल्टर डिलामेर ने लिखा। और किस कविता में जो है वह पोएट जो है वह सैड फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है डैश इज रिमेंबर्ड एज वॉर पोएट। किनको वॉर पोएट के रूप में रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है। वॉर पोएट के रूप में किनको रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रूपर्ट ब्रूक जो हैं वो वॉर पोएट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वॉर पोएट कहलाते हैं। इनका जो डेथ हुआ है वो 1915 में सेप्टिकेमिया नामक बीमारी से हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और ये जो है वह द सोल्जर नामक जो है वह सोनेट लिखे। द सोल्जर नामक जो सोनेट है उसको इन्होंने लिखने का काम किया। और सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स का पोएम होता है। 14 लाइन्स के पोएम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सोनेट। द सोल्जर एक क्या है, सोनेट है। और इसके लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक का जो है वह डेथ कब होता है, 1915 ईस्वी में होता है। और रूपर्ट ब्रूक जो है वह क्या है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और W.V. येट्स ने इनको हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा था। हैंडसमेस्ट यंग मैन इन क्या कहा था, इंग्लैंड कहा था। तो इतनी सारी जानकारी हमको मिली कि किनको हम लोग वॉर पोएट के रूप में याद करते हैं, तो रूपर्ट ब्रूक को याद करते हैं। रूपर्ट ब्रूक ने कौन सा चैप्टर लिखा बाबू, कौन सा पोएम लिखा, तो द सोल्जर। द सोल्जर क्या है, सनेट है। सनेट क्या होता है, 14 लाइन्स की कविता को हम लोग क्या कहते हैं, सनेट कहते हैं। रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और W.V. येट्स ने इनको क्या कहा था, तो हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का सबसे हैंडसम व्यक्ति किसने कहा था, W.V. येट्स ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। कौन जो है वह मैकेविटी को जो है वह आलसी और आधा सोया हुआ पाता है। किसको मैकेविटी ऐसी दिखती है कि वह सोई है, आधी सोई है, ठीक है ना, और सुस्त है, आलसी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसके लेखक है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के, उसके लेखक है T.S. एलियट। कौन है बाबू, T.S. एलियट। और T.S. एलियट को जो है एक बात यहाँ से ध्यान रखना, 1948 में नोबेल प्राइज मिला है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1948 में जो है वह इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, T.S. एलियट महोदय का जो है जन्म आपका जो है वह अमेरिका में होता है, बाद में वो इंग्लैंड में जाकर के क्या कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। तो ये याद रखना 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। कहां से लिया गया बाबू, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैकेविटी जो है वह क्या रहती है, तो एक कैट रहती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मैकेविटी क्या रहती है, तो कैट रहती है। और क्राइम का नेपोलियन रहती है, मतलब हर तरह का क्राइम ये कमिट किए हुए रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात हम लोग अगले प्रश्न की कर लें। प्रश्न है D.H. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, यानी D.H. लॉरेंस जो है वह प्राचीन जीवन के मूल्यों को किस चैप्टर में एक्सप्रेस करते हैं। प्राचीन जीवन के मूल्यों को, प्राचीन जीवन के महत्व को किस चैप्टर में बताने का काम किए हैं। तो देखिए D.H. लॉरेंस महोदय जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने स्नेक नामक एक पोयम लिखा। क्या लिखा, स्नेक नामक पोयम लिखा। और उसमें उन्होंने जो है वह प्रिमिटिव लाइफ को एक्सप्रेस करने का काम किया है, प्राचीन जीवन को एक्सप्रेस करने का काम किया है। जब वो सांप को मार देते हैं तो उनको बड़ा अफसोस आता है, यही सारा कंसेप्ट है। और उनको खुद पे गुस्सा आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोल्ड स्मिथ एंड सैरिडन मेक कंट्रीब्यूशन टू द। गोल्ड स्मिथ और सैरिडन जो है उन्होंने योगदान दिया, किस चीज में योगदान दिया। देखिए
ये जो है वह बहुत फेमस पोएट हैं गोल्डस्मिथ और शेरिडन, और ये दोनों के दोनों जो है वह पोएट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका। किस चीज़ में बाबू? पोएट्री में, कविता में। यानी गोल्डस्मिथ और शेरिडन का जो है वह पोएट्री में, कविता में जो है वह बहुत ज़्यादा क्या है? कंट्रीब्यूशन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओले सोयिन्का इज अ डैश पोएट। ओले सोयिन्का जो है वह कहाँ से बिलोंग करती है? तो देखिए क्या है, ये नाइजेरियन पोएट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओले सोयिन्का जो है वह नाइजेरिया से बिलोंग करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कैरेक्टराइज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड को जो है वह कैरेक्टराइज्ड किया गया है इन्फ्लेक्शंस के द्वारा। और ये जो इन्फ्लेक्शंस हैं, ये इन्फ्लेक्शंस जो है आप ध्यान देंगे, ये इन्फ्लेक्शंस नाउन में, वर्ब में, वोकैब में, इन सब चीज़ों में जो इन्फ्लेक्शंस थे उसी के आधार पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड को पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मिस मत कीजिएगा। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। इंग्लिश में जो सबसे बड़ा भाषाई बदलाव हुआ, सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ इंग्लिश में, वो क्या है? तो इंग्लिश में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन है, वो है आपका ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड में जब वॉवेल का इंक्लूजन हो गया, जब वॉवेल को शामिल कर लिया गया, तो वॉवेल को शामिल करने के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा इंग्लिश का जो है वह उच्चारण हो, इंग्लिश का जो सिस्टम हो, वो पूरी तरीके से क्या हो गया? सुधर गया। और इंग्लिश काफ़ी अपग्रेड हुआ मिडिल इंग्लिश पीरियड में वॉवेल शिफ्ट होने के बाद, उसमें वॉवेल को जो है वह इंक्लूड करने के बाद। तो सबसे बड़ा जो लिंग्विस्टिक चेंज है इंग्लिश में वो क्या है? तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, यानी वॉवेल को उसमें क्या करना? शामिल करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये लाइन जो है वह कहां से लिया गया है कि सिविलाइजेशन जो है वह कर्तव्य का जो है वह राह दिखाता है, किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य की राह को क्या करता है? दिखाता है। कौन? सिविलाइजेशन। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एसे है, आपको पता है। और इस एसे के जो एसेइस्ट हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं बापू या राष्ट्रपिता के रूप में या फादर ऑफ नेशन के रूप में। तो याद रखना है कि, और ये सिविलाइजेशन की परिभाषा भी है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। हु सेज दिस? किसने ऐसा कहा कि लोग ने मुझे जो है वह इस परिवार का जो है वह मुखिया चुना है कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए? ये किनका कथन है या किसने ऐसा कहा कि लोग ने मुझे कुछ वक्त के लिए जो है वह इस परिवार का मुखिया चुना है? तो देखिए ये जो लाइन है ना, ये भारत इज माई होम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? भारत इज माई होम। और भारत इज माई होम जो है वह एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। और ये स्पीच को डिलीवर करने वाले कोई और नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बता देते हैं कि 1967 में ये इंडिया के राष्ट्रपति बने। कहाँ के राष्ट्रपति बने? इंडिया के, यानी इंडियन प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्रेसिडेंट। और देखिएगा क्या है, इसके पहले ये बिहार के गवर्नर भी रहे, बिहार के गवर्नर के रूप में कार्य किए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ के गवर्नर के रूप में काम किए थे? तो बिहार के गवर्नर के रूप में काम किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में यात्रा कौन किया?
तो नानू काका किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है, पहले ये जान लेते हैं। तो नानू काका आ पिंच ऑफ स्नफ, याद है ना, आ पिंच ऑफ स्नफ कहानी, वो मजेदार वाली, हंसी ठट्ठा वाली। तो आ पिंच ऑफ स्नफ जो है वह एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बाबू, ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है। और इस शॉर्ट स्टोरी के चीफ कैरेक्टर कौन है, नानू काका। और नानू काका जब दिल्ली जा रहे थे तो अपने साथ किटन को ले गए थे, बिल्ली के बच्चे को ले गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बिल्ली के बच्चों का तो कोई इन्होंने टिकट कटाया नहीं, इसलिए किटन भी जो है वह फ्री में चला गया, किसके साथ, नानू काका के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात अगले प्रश्न की करें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नाम सुना होगा आपने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिन्होंने आई हैव ए ड्रीम नामक जो है, आई हैव ए ड्रीम नामक एक स्पीच को जो है वह डिलीवर किया था लिंकन मेमोरियल हॉल में 28 अगस्त 1900, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब यहाँ पर इनको 1964 में नोबेल प्राइज मिला, 1963 में इन्होंने स्पीच डिलीवर किया था 28 अगस्त को लिंकन मेमोरियल हॉल में। और यहाँ पर देखिए वो काले लोगों से अपील करते हैं कि वो कंटिन्यू वर्किंग विथ, अपना काम लगातार करते रहें। कैसे लगातार करते रहें, तो ध्यान से देखिएगा, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूरे विश्वास के साथ वो अपने काम को क्या रखें, जारी रखें, अपने काम को करते रहें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए मैकेविटी मिस्ट्री कैट जो है एक पोयम है और इसके लेखक जो है वह कौन है, टी.एस. इलियट। और इनके बारे में अभी तुरंत हमने बताया कि 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, याद रखिएगा एकदम निश्चित रूप से। और उनकी एक रचना थी जिस रचना का नाम है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। क्या नाम है उस किताब का, ओल्ड पॉजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। और इसी किताब से जो है वह मैकेविटी द मिस्ट्री कैट नामक पोयम को क्या किया गया है, लिया गया है, लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटेन बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है वह किन की रचना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है वह के.की.एन. दारूवाला की रचना है। किन की रचना है, के.की.एन. दारूवाला की रचना है, ध्यान दीजिएगा। और ये के.की.एन. दारूवाला जो है वह ये आईपीएस होते हैं और ये जोरोस्ट्रियन होते हैं। ये क्या होते हैं, जोरोस्ट्रियन होते हैं, यानी पारसी होते हैं। ये क्या होते हैं बाबू, पारसी। और ये जो है वह फायर वर्शिपर होते हैं, यानी अग्नि पूजक समुदाय के लोग होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इनकी एक रचना है जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, वो है फायरहाइम। क्या है बाबू, फायरहाइम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, he lifted his head from his drinking is from। देखिए यहाँ पे he lifted his head, उसने अपना सर उठाया, from his drinking मतलब वो जो है पानी पी रहा था और पानी पीते पीते अपने सर को उठाया और उठा करके चारों तरफ देखा। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, कौन पानी पी रहा था, कहाँ पानी पी रहा था। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन स्नेक पोएम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू, स्नेक पोएम से लिया गया है। और स्नेक पोएम में स्नेक जब वाटर ट्रॉप के पास, कहाँ बाबू, वाटर ट्रॉप के पास, और वाटर ट्रॉप के पास पहुंचता है पानी पीने के लिए, तो वो पानी पीता है और पानी पी करके बीच बीच में अपने सर को उठा करके चारों तरफ देखता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि पोएट के तरफ वो कैसे देखता है, तो पोएट के तरफ वो वॉगली देखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हु रोट, है ना, हकलिन बेरी फिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है,
हकलबेरी फिन जो है वह किताब किसने लिखा? तो हकलबेरी फिन जो है वह किताब ये अमेरिकन पीपल के लिए लिखी गई किताब है, अमेरिकन बैकग्राउंड पे बेस्ड है। और ये किताब जो है वह मार्क ट्वेन नामक नॉवेलिस्ट ने लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क ट्वेन। और ये एक नॉवेल है बाबू, ये याद रखिएगा, ये आपका नॉवेल है, एक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार जो है वो मार्क ट्वेन है। और बहुत जल्दी हम आपके लिए एक बुक और ऑथर का सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है व्हेन ही स्पीक, माफ करें, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस। देखिए यहाँ पे जो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वह हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि जब कभी भी हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो फ्रीडम प्रेस को दिया गया है वो टेक्निकल और रेस्ट्रिक्टेड सेंस में दिया गया है, टेक्निकल और रेस्ट्रिक्टेड सेंस में दिया गया। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रीडम के प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब होता है तकनीकी और प्रतिबंधित तरीके से क्या होना? स्वतंत्र होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अ मैरिज प्रपोजल इज, देखिए यहाँ पे ए मैरिज प्रपोजल जो है वह एंटन चेकॉव ने लिखा है, ये याद रखिएगा। और ये एंटन चेकॉव ने लिखा है। और मैरिज प्रपोजल क्या है बाबू? तो मैरिज प्रपोजल एक जो है वह क्या है? कॉमेडी है, एक ड्रामा या कॉमेडी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉमेडी या क्या है? ड्रामा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टाइल का मतलब होता है प्रहसन और ट्रेजेडी का मतलब होता है वैसा कॉमेडी या वैसा सिनेमा या वैसा कहानी जिसका दुखद अंत हो। और ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है? जिसमें जो है वह सुख और दुख दोनों की बात की गई हो। शुरुआत में कहानी सुखद रहती है, इसका अंत दुखद होता है, तो उसको हम लोग ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा यहाँ कहता है डनी स्टडीड लॉ एंड रीड। देखिए जॉन डनी जो है वो मेटाफिजिकल पोएट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जॉन डनी किस प्रकार के पोएट हैं। तो जॉन डनी मेटाफिजिकल पोएट हैं। और जॉन डनी जो है वह लॉ मतलब कानून की पढ़ाई किया है और धर्मशास्त्र की पढ़ाई किया। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलीजन, ये याद रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होता है। स्टडी ऑफ रिलीजन यानी धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? थियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर जॉन डनी जिन्होंने एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो नामक जो पोएम है उसको लिखने वाले कौन है? जॉन डनी साहब हैं। जॉन डनी किस प्रकार के पोएट रहते हैं? तो मेटाफिजिकल पोएट रहते हैं। और इन्होंने लॉ के साथ साथ थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र की पढ़ाई करी है, जिसको स्टडी ऑफ हम लोग क्या बोलते हैं? रिलीजन बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन फ्रॉम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो आपका पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उससे लिया गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसका पहला लाइन यही है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, खुद के लिए ही गाता हूँ। और यहाँ पर जो है ये आई शब्द का प्रयोग जो है वह पोएट खुद के लिए करते हैं। पोएट किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं। और यहाँ पे पोएट कौन होते हैं? तो पोएट हैं इसके यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वॉल्ट विटमैन। कौन है बाबू? वॉल्ट विटमैन। और वॉल्ट विटमैन के बारे में कहा जाता है कि ये पीपुल्स पोएट हैं। क्या है बाबू? ये पीपुल्स पोएट हैं। वॉल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कई बार पूछा गया है कि पीपुल्स पोएट किसको कहते हैं? तो पीपुल्स पोएट हम लोग किसको कहते हैं बाबू? वॉल्ट विटमैन को कहते हैं। किसको कहते हैं? वॉल्ट विटमैन को कहते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जिसे हम लोगों को याद रखना है। पहला है लिव्स ऑफ ग्रास, ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि लिव्स ऑफ ग्रास किनकी रचना है? तो लिव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन की रचना है। और ये जो रचना है 1855 में पब्लिश हुआ, ये भी याद रखना है। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है ड्रम टैप्स। जिसका नाम क्या है? ड्रम टैप्स। तो लिव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप ध्यान दीजिएगा।
अब एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ जो लाइन है वो कहां से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। यहां पे इस लाइन में आई कौन है? तो आई पोएट है। अब पोएट कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन है। और वाल्ट व्हिटमैन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वाल्ट व्हिटमैन की दो महत्वपूर्ण रचना कौन कौन है? तो लिव्स ऑफ ग्रास है और क्या है? ड्रम टैप्स है। क्लियर है? चलते हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। देखिए, लाइन वाला क्वेश्चन आजकल खूब पूछता है, ये ट्रेंडिंग है और हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप एक शब्द को पकड़ करके उस प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस, यानी आधुनिक जो खोजें हो रही है उसका क्या परिणाम हो रहा है कि वो आधुनिक खोजें हम लोगों को बेचैन कर दे रही है, पागल कर दे रही है और उसको रोक पाना क्या है मेरे लिए मुश्किल है। अब देखिए क्या है, ये बात जो है वह कहाँ कही गई है? तो ये बात जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक एसे में कही गई है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और ये जो एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एसे है। और इसके एसेइस्ट कौन है? महात्मा गांधी। कौन है जी? महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा यहाँ पर मॉडर्न इन्वेंशन की बात ही किस में की गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक एसे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। देखिए, भारत जो है वह हमेशा एक हिस्सा रहा है किसके पृष्ठभूमि का? कौन से लेखक है जिनके पृष्ठभूमि का जो है वह भारत हमेशा से हिस्सा रहा है? तो देखिए, एक लेखिका है जिनका नाम है पर्ल एस बक। क्या नाम है बाबू? पर्ल एस बक। और पर्ल एस बक के जीवन का जो पृष्ठभूमि है वो इंडिया है, क्योंकि इनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इंडिया से बिलोंग करते थे। वैसे ये तो अमेरिकन पोएट्स। कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से। और ये जो है अमेरिका से बिलोंग करती हैं, लेकिन यहाँ पे टाउट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, देखिएगा यहाँ पे चाइनीज यूनिवर्सिटी, ये भले ही अमेरिका से बिलोंग करती, इनका जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन ये चाइना में पली बढ़ी और चाइनीज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाने का काम किया। इनके पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इनके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि भारत जो है वह हमारे जीवन का पृष्ठभूमि रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्ल एस बक। और इनके बारे में एक जानकारी मैं और आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो चैप्टर लिखा है उस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। क्या नाम है बाबू? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आईज। और ये एक जो है वह क्या है? एक ट्रैवलॉज है। एक क्या है बाबू? ट्रैवलॉज है, यानी यात्रा वृत्तांत है। ये भी याद रखना। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिखेगा, तो अगर ट्रैवलर्स ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो आपको क्या मारना है? ऐसे मारना है। ट्रैवलर्स अगर ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो क्या मारना है? ऐसे मारना है। अब जरा सा समझिएगा यहाँ पे कि पर्ल एस बक को 1938 में 1938 में नोबेल प्राइज मिला। तो यह भी बात आपको क्या करना है? याद रखना है कि पर्ल एस बक को 1938 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब सारी चीज को एक बार जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, यानी भारत किसके जीवन का जो है वह पृष्ठभूमि रहा है? तो पर्ल एस बक के जीवन का पृष्ठभूमि रहा है। पर्ल एस बक कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से। अमेरिका से ये भले बिलोंग करती हैं लेकिन पली बढ़ी कहाँ? चाइना में। और चाइनीज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाने का काम भी किया। 1938 में इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। और इन्होंने जो हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे सिलेबस में जो रचना करी है उसका नाम है क्या? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। और ये एक क्या है? तो ये एक ट्रैवलर्स है, या ट्रैवलर्स की जगह पे कहीं कहीं ऐसे भी विकल्प में मिलता है, तो आप देख लीजिएगा और ऑप्शन के हिसाब से आप उसको क्लिक कीजिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। ये लाइन कहां से लिया गया है? कि विस्परिंग नेवर्स किसको कहा गया? मैसेंजर ऑफ डेथ को। किसको कहा गया है? मैसेंजर ऑफ डेथ।
यानी मौत का जो जादूगर है, मौत का जो सौदागर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैसेंजर ऑफ डेथ। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि विस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या होता है, तो विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी इसको यमदूत भी बोल सकते हैं। कहते हैं विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। ये लाइन जो है वह कहां से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। कहां से लिया गया है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। और ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक W.H. ऑडेन है। W.H. क्या है? ऑडेन है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो ए। देखिए बर्ट्रैंड रसेल कौन है? तो बर्ट्रैंड रसेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी तो ये है भाई कि ये मैथमेटिशियन है, फिलोसफर है। क्या है? मैथमेटिशियन भी हैं, फिलोसफर भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। बहुत सारी जानकारी इनके पास है, ठीक है ना। और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए तो इनको 1950 में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला बाबू? 1950 में नोबेल प्राइज मिला है। ये बहुत ही स्कॉलर व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। और इन्होंने जो है वह जो रचना करी है वो रचना है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इन्होंने कौन सी रचना करी है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। और ये एक क्या है? तो यह एक एसे है। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लिए कि बर्ट्रैंड रसेल जो है वह क्या है? मैथमेटिशियन है, फिलोसफर हैं, ब्रिटिश फिलोसफर हैं। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको ब्रिटिश फिलोसफर भी कहा जाता है। इन्होंने जो रचना करी उसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और ये एक क्या है? एसे है। 1950 में इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है, याद रखना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। देखिए यहाँ पे गुजराती गांधी जी को कहा गया है और गुजराती गांधी जी को कहा गया। और गांधी जी सभ्यता का मतलब ये जानते थे कि सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छे तरीके से पूरे सिस्टम को चलाना, अच्छे तरीके से किसी भी देश को, समाज को चलाना ही सभ्यता का क्या है? असली पहचान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। क्यों आ रहे थे भाई? तो नानू काका के बारे में बताए कि नानू काका किस चैप्टर के चीफ कैरेक्टर हैं? तो नानू काका जो है वह क्या है? तो नानू काका अ पिंच ऑफ स्नफ नामक शॉर्ट स्टोरी के चीफ कैरेक्टर हैं। और नानू काका दिल्ली आ रहे हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? मंत्री जी से मिलने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू सी सम मिनिस्टर, यानी कुछ मंत्री से मिलने के लिए वो क्या आ रहे हैं? दिल्ली आ रहे हैं। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए। और हाँ, नानू काका कितने दिन रुकने वाले थे दिल्ली में? 2 और 3 डेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन नानू काका दिल्ली में रुकने वाले थे। 2 या 3 दिन, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि किनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप्स शामिल है। तो देखिए यहाँ पे एक पीपल्स पोएट हैं जिनको हम लोग वॉल्ट विटमैन बोलते हैं। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग पीपल्स पोएट कहते हैं। और इनकी 2 महत्वपूर्ण रचना कौन कौन है? तो लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हु रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। कौन जो है वह अपने भोजन के लिए इधर उधर मड़रा रहा है, भटक रहा है? कौन अपने भोजन के लिए बेचैन है? और ये जो बातें कही गई है वो बातें कहाँ कही गई है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नामक जो चैप्टर है, जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे कौन भटक रहा है भोजन के लिए? तो ट्रोल्स। कौन भटक रहा है? ट्रोल्स। ट्रोल्स को हम लोग मैसेंजर ऑफ डेथ भी बोल सकते हैं, है ना, जो मौत का क्या है? जादूगर, मैसेंजर ऑफ डेथ। और ये अपने भोजन की तलाश में क्या कर रहा है? भटक रहा है। और हमको अपनी वास्तविक खुशी से जुदा करने के लिए क्या है? बेचैन है। कौन? तो ट्रोल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। अंग्रेजी भाषा जो है
वह संस्कृत और पर्शियन से, देखिए संस्कृत और पर्शियन से जो है वह, अंग्रेजी तो हाल की भाषा है, अंग्रेजी इधर की भाषा है। बात अगर संस्कृत की करें तो सबसे प्राचीन भाषा है, पर्शियन भी प्राचीन भाषा है, लेकिन इंग्लिश बहुत हाल की भाषा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन, यानी अंग्रेजी भाषा जो है वह युवा है, हाल की भाषा है। किससे भाई? तो संस्कृत और पर्शियन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ये सभी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये जो ड्रामा शब्द है वो कहां से आया है? कौन सा शब्द है बाबू? ड्रामा। देखिए ड्रामा जो शब्द है वो ग्रीक से आया है। कहां से आया है? ग्रीक से आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी जो है वह बहुत सारी भाषाओं का क्या है? मिश्रण है। इसमें हिंदी के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं, फ्रेंच के भी शब्द हैं, लैटिन के भी शब्द हैं। तो यहाँ पे जो ड्रामा शब्द है वो कहां से आया है? ग्रीक से आया है। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी नामक जो है वह पुस्तक किसने लिखी? स्कॉलर जिप्सी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्कॉलर जिप्सी नामक पुस्तक जो है वह मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। किसने लिखी है बाबू? मैथ्यू अर्नोल्ड। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार पूछा गया परीक्षा में कि स्कॉलर जिप्सी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। देखिए इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंसर देता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। कहीं कहीं आपको रिचर्डसन भी मिलेगा आंसर, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है हेनरी फील्डिंग। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं कहीं किसी बुक में रिचर्डसन भी देता है, तो आपको ध्यान देना है अगर फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल पूछे तो सिर्फ आपको हेनरी फील्डिंग मारना है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन जो है वह किनकी रचना है? तो व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन जो है वह बर्ट्रैंड रसेल की रचना है। किनकी रचना है बाबू? बर्ट्रैंड रसेल की रचना है। व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं। और ये बर्ट्रैंड रसेल क्या रहते हैं? तो मैथमेटिशियन। क्या रहते हैं बाबू? मैथमेटिशियन। और हिस्टोरियन भी रहते हैं। क्या रहते हैं? हिस्टोरियन भी रहते हैं। उसके बाद ब्रिटिश फिलोसफर भी रहते हैं। क्या रहते हैं? ब्रिटिश फिलोसफर भी रहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1950 में इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है सेवई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। देखिए एक शब्द है यहाँ पे सेवई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है? तो ये द आर्टिस्ट चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है। किस चैप्टर का बाबू? द आर्टिस्ट। और द आर्टिस्ट चैप्टर के चीफ कैरेक्टर कौन है? सेवई। सेवई कितने साल का रहता है? 12 साल का लड़का रहता है, 12 ईयर्स ओल्ड। कहाँ का रहता है? जापानीज बॉय, जापानी लड़का रहता है। और ये रहता कहाँ है? तो हार्वर्ड टाउन में रहता है। कहाँ रहता है? हार्वर्ड टाउन, जो समुद्र के किनारे छोटा सा शहर होता है वहाँ रहता है। अब इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्या है कि इसके लेखक हैं सीगा नोया। कौन है बाबू? सीगा नोया। और सीगा नोया भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। यानी ये भी जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं। जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेवई को बहुत ज्यादा रुचि थी। किस चीज में रुचि थी भाई? गॉड्स में। कद्दू कोहड़ा जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इसको क्या था? इंटरेस्ट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। देखिए ये लाइन जो है ना, ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया। कहाँ से लिया गया बाबू? ए चाइल्ड इज बॉर्न। और ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है ना एक एसे है। क्या है? एसे है। और इसके लेखक कौन है? जर्मेन ग्रीर। कौन है बाबू? जर्मेन ग्रीर। और जर्मेन ग्रीर कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो जर्मेन ग्रीर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से।
ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। और ये कैसी राइटर रहती हैं? तो ये फेमिनिस्ट राइटर रहती हैं, फेमिनिस्ट राइटर रहती हैं, ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न को लेते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउजेज डैश प्रॉब्लम, यानी जितने भी प्रकार का जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कहीं ना कहीं सामाजिक जो है वह परिवर्तन क्रिएट कर रहा है, सामाजिक समस्या क्रिएट कर रहा है। जैसे मोबाइल का उदाहरण ले लेते हैं, तो मोबाइल का जो इन्वेंशन है, हम लोग क्या है, परिवार से समाज से दूर हो रहे हैं, हम लोग मोबाइल में खोए रहते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सोशल। क्या हो जाएगा बाबू? सोशल, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउजेज सोशल प्रॉब्लम। अब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? एसे है। इसके एसेइस्ट कौन है? जर्मन ग्रीर है। जर्मन ग्रीर कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। जर्मन ग्रीर कैसी राइटर रहती हैं? फेमिनिस्ट राइटर रहती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली भी पहली महिला कौन रहती हैं? जर्मन ग्रीर रहती हैं। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बेंजे अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। बात अगर बेंजे की कर लेते हैं, तो बेंजे जो है वह द अर्थ नामक जो आपका चैप्टर है, द अर्थ नामक चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है। किसका बाबू? द अर्थ नामक। और ये द अर्थ क्या है? तो द अर्थ भी शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक एच.ई. वेट्स हैं। एच.ई. वेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। याद है ना कि खा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पे कि बेंजे जो है वह किस चीज के बारे में समझ गया सारा चीज। तो बेंजे जो है वह हेन का बिजनेस करता था, मुर्गियों के बिजनेस में लीन था, क्योंकि डॉक्टर ने इसको कहा था कि मुर्गी का बिजनेस करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेंजे अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, यानी बेंजे जो है वह मुर्गियों के बिजनेस के बारे में सब कुछ क्या हो गया था? समझ गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वह एक पोएम है, और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है W.H. ऑर्डेन। क्या नाम है बाबू? W.H. ऑर्डेन। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो है ह्यूमन लाइफ में आने वाले फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे कहा गया कि जिस प्रकार पेड़ से पत्ते गिरते हैं और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उस पेड़ में नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार से इंसान का भी जीवन है कि हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, फिर वापस जो है वह क्या हो जाते हैं? मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इंसान के जीवन में यानी ह्यूमन लाइफ में आने वाले फ्रस्ट्रेशंस के बारे में, निराशा के बारे में, किसके बारे में बाबू? निराशा के बारे में, या हतोत्साह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या कभी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है मानव जीवन में आने वाले फ्रस्ट्रेशन के बारे में, निराशा के बारे में, हतोत्साह के बारे में बात की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, thou watchest the last oozing hours by hours। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया है प्रश्न कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन जो है वह ऑड टू ऑटोमन नामक चैप्टर से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ऑड टू ऑटोमन्स के जो राइटर हैं वो हैं जॉन किट्स। कौन है बाबू? जॉन किट्स। और जॉन किट्स जो है वह क्या है? एक रोमांटिक पोएट रहते हैं। कैसे पोएट रहते हैं बाबू? रोमांटिक पोएट रहते हैं। और जॉन किट्स जो है ऑड टू ऑटोमन चैप्टर में ऑटोमन सीजन की तारीफ करे हैं, और ये तारीफ करते हुए कहते हैं कि जब आप ऑटोमन सीजन में फल के दुकान पे जाएंगे तो फल का दुकान फलों से इस प्रकार से लदा होता है मानो वहां घंटों हम उसको ताकते रहें फिर भी दिल नहीं भरता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। यहां पर देखिए क्या है, ये लाइन है एंड व्हेन आई क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है मरना। क्रम्बल का मतलब क्या होता है बाबू? मरना। कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहते हैं जब हम मरेंगे तो इस पश्चिमी देश की लेडी को कौन याद करेगा। यहाँ पे पोएट जो है आई का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पोएट के लिए किया गया है। अब देखिए कहते हैं कि पोएट की जब मैं मरूंगा तो इस स्त्री को कौन याद करेगा, इसकी खूबसूरती को कौन याद करेगा। तो यहाँ पर जो है ये बातें जो है
वह पोएट किसके लिए कर रहे हैं, तो एक लेडी के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, लेडी के लिए, जो कभी शायद उनकी प्रेमिका रही होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। मतलब क्या है, अंग्रेज जो है सैनिक हैं रूपर्ट ब्रूक, और उसने एक पोयम लिखा है जिसका नाम है द सोल्जर, जो कि एक कह सकते हैं कि वो वॉर सोनेट होता है। और उसमें ये लाइन कहा गया है कि जब मैं मरूंगा तो इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, मतलब ये जो इंग्लैंड रूपी जो जन्नत है, उस इंग्लैंड रूपी जन्नत में मैं एकदम शांति से, सुकून से सदा के लिए क्या करूंगा, एकदम निवास करूंगा। और एकदम जो है वह इतना प्यार है मुझे इंग्लैंड से कि मैं अगर इंग्लैंड के लिए मर भी जाऊं तो मेरे लिए जन्नत में रहने जैसा होगा। ये बातें जो है वह किस चैप्टर में करी गई है, तो ये बातें द सोल्जर नामक चैप्टर में करी गई है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक। कौन है बाबू, रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। और ये क्या रहते हैं, वार पोएट। क्या रहते हैं, वार पोएट रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और इसी प्रकार से आप इस चैनल को प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।